हेलो गाइस, आज का लेक्चर होगा अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। तो यार इसको समझने से पहले हमें थोड़ा ब्रेन का बेसिक्स पता होना चाहिए। ये सपोज़ हमारा ब्रेन है, तो उसका ये बाहर कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर है, अंदर वाइट मैटर है। यहाँ पे अपने दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं ना अंदर की तरफ, उनकी यहाँ सब बाहर की तरफ अपना बेसल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रे मैटर। ठीक है, तो एक तो ग्रे मैटर अपना बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है, एक अंदर डीपर स्ट्रक्चर में होता है ग्रे मैटर। तो अगर ये बाहर वाला कॉर्टेक्स वाले ग्रे मैटर कोई भी डिजनरेशन होगी यहाँ पे न्यूरॉन्स की, तो वहाँ पे हमारा हो जाता है डिमेंशिया। ठीक है, एंड जो अंदर डीपर स्ट्रक्चर्स में है बेसल गैंग्लिया वगैरह, अगर वहाँ पे कोई डिजनरेशन हो जाती है तो वहाँ पे अपना होता है कोई भी मोमेंट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के अंदर, हंटिंगटन जो डिजीज़ है वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। तो अभी हमें पढ़ना है बेसिकली अल्जाइमर्स के बारे में। तो अल्जाइमर क्या हो गया? डिजनरेटिव डिजीज़ ऑफ द कॉर्टेक्स में जो भी ग्रे मैटर है वहाँ पे न्यूरॉन्स का डिजनरेशन हो जाना। ठीक है, इसके बाद जो अल्जाइमर है अपना, दैट इज़ मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे सिनाइल डिमेंशिया होता है। सिनाइल डिमेंशिया मतलब ओल्ड एज के अंदर जो मेमोरी का भूलना स्टार्ट हो जाता है ओल्ड एज में, दैट इज़ सिनाइल डिमेंशिया। तो उसका मोस्ट कॉमन कोज है अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, इसके बाद इसकी इडियोपैथोजेनेसिस आती है। यार ये जो अल्जाइमर है इसमें दो तरीके से हो सकता है, या तो ये स्पोरेडिक होएगा जो कि 95% में होता है। ठीक है, इसके अलावा होता है अपना एक अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज़। ठीक है, अब जो अर्ली ऑनसेट है इसमें अपना फैमिलियल हो सकता है, कोई जीन है फैमिली में चल रहा है उसकी म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, एक होता है अपना डाउन सिंड्रोम की वजह से। ये मैं बताऊंगी क्यों होता है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से। जो स्पोरेडिक फॉर्म है इसमें है कि जो अल्जाइमर के रिस्क है ना वो बेसिकली ओल्ड एज में बढ़ जाते हैं। जब कोई भी पेशेंट 60 इयर्स को क्रॉस कर जाता है ना, तो उसके बाद हर 5 साल में इसके जो रिस्क है डबल हो जाते हैं। तो द रिस्क ऑफ अल्जाइमर डबल्स एवरी 5 ईयर आफ्टर द एज ऑफ 60। ठीक है, तो एज जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अपना एक होता है एपो, ये फर्स्ट होगा। सेकंड होता है एपोलाइपोप्रोटीन ई। ठीक है, अगर एपोलाइपोप्रोटीन ई की जो E4 एलील है इसका, तो इस एलील की वजह से अगर ये एलील प्रेजेंट है पेशेंट में तो इसकी वजह से रिस्क बढ़ते हैं। एंड अगर E2 एलील है तो इसकी वजह से जो रिस्क है अल्जाइमर के वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जाता है E4 एलील वाला। अब जो फैमिलियल फॉर्म है, सपोज दो जीन होते हैं, दैट इज़ प्रीसैनिलिन 1, प्रीसैनिलिन 1 एक होता है प्रीसैनिलिन 2। ठीक है, जो प्रीसैनिलिन 1 है वो अपना क्रोमोसोम नंबर 14 पे प्रेजेंट होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट होता है। इन दोनों जीन की म्यूटेशन की वजह से भी अपना अल्जाइमर हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि जो डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम में होती है अपनी ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोम की। तो जो डाउन सिंड्रोम वाला पेशेंट है 40 ईयर्स अगर वो क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद उसके अंदर अल्जाइमर डिजीज़ होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ट्राइसोमी 21 की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी 21 होता है डाउन सिंड्रोम में। तो जो अल्जाइमर में मैं अभी आगे बताऊंगी जस्ट कि एपो मतलब एक होता है अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन APP, ये जीन होता है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 21 पे प्रेजेंट होता है। तो सपोज डाउन सिंड्रोम में नॉर्मली तो दो क्रोमोसोम दो ऐसे सेट होते हैं ना, तो यहाँ पे ट्राइसोमी होगी तो 3 होगी ना, तो 3 होने की वजह से APP जीन का जो अमाउंट है तो बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो फिर अल्जाइमर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की वजह से डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो ये होगी इसकी इडियोपैथोजेनेसिस। उसके बाद आता है अपना इस थोड़ा APP जीन के बारे में देख लेते हैं क्या होता है, मतलब क्यों इसकी वजह से हमारा अल्जाइमर हो रहा है। क्योंकि अल्जाइमर में बेसिकली क्या होता है, अपना A बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन होता है, उसकी डिपोजिशन हो जाती है तो उसकी वजह से अल्जाइमर होता है। तो ये कैसे बनता है A बीटा प्रोटीन, ये सब हम अभी देखेंगे। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखो, ये अपना कोई भी न्यूरॉन है, मैंने बना दिया। ठीक है, तो ये न्यूरॉन की होगी अपनी सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया साइटोप्लाज्म। ओके, तो जो अपना APP जीन है ना वो क्रोमोसोम नंबर 21 पे प्रेजेंट है एंड वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। तो मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा, ट्रांस मेम्ब्रेन है। तो मैं इसको बना देती हूँ यहाँ पे ऐसे, ट्रांस मेम्ब्रेन बना दिया मैंने, ये हो गया अपना APP जीन। ठीक है, तो इसके अंदर एक सेगमेंट होती है इसकी, दैट इज़ A बीटा। ओके,
सो जो APP जीन है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है ना ये, तो या इसको ब्रेक करने के लिए अपने पास 3 एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एक होता है अपने पास अल्फा सिक्रीटेज, ओके, एक होता है बीटा सिक्रीटेज, एक होता है गामा सिक्रीटेज। जो अल्फा सिक्रीटेज है वो इसको यहाँ से ब्रेक करेगा सेंटर से, ओके। जो बीटा सिक्रीटेज है वो यहाँ से ब्रेक करेगा, एंड जो गामा सिक्रीटेज है वो इसको यहाँ से ब्रेक करेगा नीचे से, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो अपना APP जीन है ना वो ब्रेक होता है अपना अल्फा से और गामा से। सपोज ये अल्फा से ब्रेक होएगा, अगर अल्फा से ब्रेक होगा तो बीच से सेंटर से टूटेगा, तो कैसा फॉर्म कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये हो गया और एक अंदर की तरफ अपना, ठीक है, एक ये हो गया इसका, ओके। तो ये तो अगर अल्फा ने तोड़ा तो इसको सेंटर से ब्रेक कर दिया ना, तो आधा A बीटा ऊपर रह गया, आधा नीचे रह गया। अब जो गामा वाला है ये ब्रेक करेगा इसको यहाँ से, ठीक है। तो जो अंदर की तरफ था A बीटा ये भी बाहर चला जाएगा, ओके। तो सारा का सारा A बीटा वाला बाहर चला गया, तो अंदर ये वाला पार्ट बच गया, दैट इज़ सोल्यूबल प्रोटीन। ये क्या होगा, सोल्यूबल प्रोटीन हो गया। ये नॉन पैथोजेनिक होता है, इट इज़ नॉन पैथोजेनिक, नॉन अमाइलोडिजानिक, मतलब अमाइलोड को डिपोजिशन नहीं होगा इस केस के अंदर, ठीक है। तो ये नॉर्मली होता है। तो जो अल्फा और गामा वाला पाथवे है इसके ब्रेकडाउन का, दैट इज़ नॉर्मल, कोई पैथोजेनिक नहीं है। बट अगर तो इसका ब्रेकडाउन होता है अपना बीटा सिक्रीटेज से, यहाँ से बीटा से होगा ब्रेकडाउन, तो ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे रह जाएगा, गामा वाला नीचे से ब्रेक कर देगा, बीटा वाला ऊपर से कर देगा, बीच में ये तो ऐसे का ऐसे यहाँ पे रह गया ना A बीटा डिपोजिशन, और ये अंदर हो गया। तो ये अपनी होती है पैथोजेनिक फॉर्म होती है। तो जो ये वाला पार्ट अपना A बीटा आया, इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होता है A बीटा 42 एंड A बीटा 40। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी फॉर्म इस केस के अंदर पैथोजेनिक है। तो जो A बीटा 42 फॉर्म है ये अपनी इनिशिएटर है सेल डैमेज का, की इनिशिएटर हो सेल डैमेज, राइट। तो जो A बीटा 40 वाली फॉर्म है ये क्या करती है, इट इज़ एसोसिएटेड विद सेरिब्रल अमाइलॉइड एंजियोपैथी। सेरिब्रल मतलब जब हमारा अमाइलॉइड प्रोटीन ब्लड वेसल के अंदर डिपोजिट हो जाता है, दैट इज़ एंजियोपैथी, ठीक है। तो जो अपना ये इनसोल्यूबल A बीटा प्रोटीन है, इनसोल्यूबल A बीटा 42 है, ये क्या करेगा, अब इसमें हो जाएगी हमारी मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है। अब जो मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन होगा इसकी वजह से क्या किसको डैमेज कर देगा, इट विल डैमेज द साइनेप्टिक न्यूरॉन्स इन द न्यूक्लियस बेसिलस ऑफ मेयर। मतलब कि जो साइनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स इन न्यूक्लियस मेयर, ठीक है। यहाँ पे साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। इन न्यूरॉन्स का डैमेज होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, दैट इज़ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। अगर ये न्यूरॉन डैमेज होगी तो एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा, इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, डिमेंशिया होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी। तो ये होता है इसकी पूरी पैथोजेनेसिस, मतलब कि कैसे हो रहा है, क्या मतलब A बीटा अमाइलॉइड कैसे डिपॉजिट हो रहा है, कहाँ से बन रहा है, क्यों बन रहा है, एंड व्हाट इज़ ABP जीन, ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर अल्जाइमर होने के चांसेस क्यों ज़्यादा होते हैं, ओके। तो इसके बाद अपना आएगा कुछ, हम इसकी देखेंगे मॉर्फोलॉजी, मतलब कि हम ग्रोसली हमें क्या क्या दिखता है, ठीक है। तो ग्रोसली हमें सबसे अर्लीस्ट जो अफेक्टेड एरिया है, सबसे पहले कौन सा एरिया अफेक्ट होगा, दैट इज़ टेम्पोरल लोब, उसका मीडियल पार्ट। तो मीडियल टेम्पोरल लोब सबसे पहले अफेक्ट होता है, रीजन जो ब्रेन का। सेकेंड थिंग हमें इसमें देखनी है कॉर्टिकल एट्रोफी, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, सपोज ये नॉर्मल है, नॉर्मल अपने गायराई सेल का ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हो जाएंगे हमारे जो गायराई हैं वो तो नैरो हो जाते हैं, सल्काई वाइड हो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे सी हो जाएगा, ठीक है। ये जो सल्काई हैं ये तो क्या हो गए, वाइड हो गए, एंड दिस गायराई नैरो हो जाएंगे, ठीक है। एक बात और, जब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल होता है, लेटरल वेंट्रिकल वगैरह, ये लेटरल वेंट्रिकल हो गया, इसके साइड में अपना ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर उस मैटर का डिजनरेशन हो रहा है तो यहाँ पे सपोज वैक्यूम सा क्रिएट हो जाएगा, एंड देन वेंट्रिकल ऐसे बाहर की तरफ ऐसे पुल होगा एंड इसकी डायलेशन हो जाएगी, तो वेंट्रिकुलर डायलेशन हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, हाइड्रो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, हाइड्रोसेफलस एक्स वैक्यूम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफलस एक्स वैक्यूम। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाइड्रोसेफलस एक्स वैक्यूम है ये किस किस में देखा जाता है। एक तो अभी हमने देख लिया अल्जाइमर में होता है,
एक होता है ये पिक्स डिजीज़ के अंदर, जो अभी आगे आएगी, ठीक है। 2 में होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो फर्स्ट थिंग होगी। पहले कॉर्टिकल एट्रोफी हो गया, बता दिया। गायरी का क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, वेंट्रिकुलर की डायलेशन हो जाती है। नेक्स्ट आएगा इसके अंदर अपना माइक्रोस्कोपिकल, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला आएगा अपना न्यूरोटिक प्लेक्स। न्यूरोटिक प्लेक्स होते हैं, इनको हम सेनाइल प्लेक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि यार जो न्यूराइट्स है ना, वो उनका डिस्ट्रोफिक यानी कि वो डिजनरेटेड जो न्यूराइट्स हैं, ये वाले ऐसे न्यूराइट्स हैं, डिजनरेटेड जो न्यूराइट्स होते हैं ना, उनके वो बाहर पेरिफ्री में होते हैं एंड सेंटर में अपना अमाइलॉइड होता है। ये मैंने बना दिया अमाइलॉइड, सेंटर में बाहर की तरफ में ये होंगे डिजनरेटेड या फिर डिस्ट्रोफिक, ठीक है, डिस्ट्रोफिक न्यूराइट्स। अब ऐसा कुछ दिखेगा, इसका मैं माइक्रोस्कोपिक आपको इमेज दिखा दूँगी लास्ट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें दिखेगा बाहर की तरफ, ये सेंटर में अमाइलॉइड। तो जो ये वाला डिपोजिशन है ये ऑलवेज एक्स्ट्रा सेलुलर, क्योंकि जो अमाइलॉइड डिपोजिशन है ना वो हमेशा ही एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। इसके अलावा हम इसको यहाँ से ना इसकी अल्जाइमर की सीवियरिटी से कोरिलेट कर सकते हैं कि जो अल्जाइमर डिजीज़ की जो सीवियरिटी है ना, वो हमें न्यूरोटिक प्लेक्स, ये न्यूरोटिक प्लेक्स और एक और चीज़ हमें दिखती है न्यूरो फिब्रिलरी टेंगल्स, एक ये भी माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग होती है। तो जो हमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ पता लगती है वो हमें मोस्टली इससे पता लगती है, ना कि न्यूरोटिक प्लेक्स से, ये पूछा जाता है। तो ये जो न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स हैं ये क्या होती है, ये सेकंड फाइंडिंग होती है अपनी माइक्रोस्कोपिक। इसमें क्या होता है कि यार ये सपोज़ मैंने बना दिया एक न्यूरॉन का बना दिया न्यूक्लियस। इस न्यूरॉन के अंदर अपना एक प्रोटीन होता है, दैट इज़ टाउ प्रोटीन, TAU, टाउ प्रोटीन होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन है नॉर्मली न्यूरॉन में यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अगर इसका हाइपर फोस्फोराइलेशन हो जाता है, हाइपर फोस्फोराइलेशन हो जाता है इस प्रोटीन का, तो क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है ना, ये अभी ऐसे प्रेजेंट है तो बहुत ऐसे कंडेंस्ड हो जाएगा, ओके। तो ये क्या बना देगा, न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स बना देगा। अब कैसे स्ट्रक्चर बन जाती है इसमें ना ये न्यूक्लियस हो गया और ऐसे एक फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। यहाँ पे टाउ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाती है, एक फ्लेम लाइक स्ट्रक्चर, ओके। एंड ये हमेशा क्या होगा, क्योंकि न्यूरॉन के अंदर है ना ये सब कुछ, तो इंट्रासेलुलर एंड न्यूरोटिक प्लेक्स हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं, तो ये इंट्रासेलुलर होएगा। इसको हम एक और स्टेन से देखते हैं, दैट इज़, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, बाइल्शोव्स्की स्टेन। ये सिल्वर स्टेन होता है, इसके अंदर हमें ना ऐसे ब्लैक कलर का दिखेगा ऐसे ऐसे, तो स्पर्म लाइक हमें वो थोड़ा अपीयर होगा, फ्लेम लाइक, स्पर्म लाइक कैन से, ठीक है। नेक्स्ट फाइंडिंग हमारी क्या आएगी, थर्ड फाइंडिंग इज ग्रैनुलोवैक्यूलर डिजनरेशन, ठीक है, इन न्यूरॉन्स। तो ये मैंने न्यूरॉन बना दिया, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होगा, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे, ऐसी कुछ अपीयरेंस होगी, ओके। फोर्थ आएगा अपना, फोर्थ होती है अपनी हिरानोबॉडीज। ये क्या होती है, ये इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है। ये सपोज मैंने कोई न्यूरॉन बनाया, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ पे हमारा एक इओसिनोफिलिक इंक्लूजन होता है, जो कि अल्फा एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। नोट्स में शेयर कर दूँगी, यहाँ पे राइटिंग थोड़ी ख़राब होगी, मेन है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ये अल्फा एक्टिन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ क्लिनिकल फीचर्स भी होते हैं इसमें, वो आपको पता होने चाहिए, मैं ऊपर से थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि मेमोरी का लॉस होगा, ठीक है, मेमोरी लॉस होगा। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस होगा, उसके बाद वो प्रोग्रेस करेगा टू द, पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा, देन इट विल प्रोग्रेस टू लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस। सेकंड थिंग क्या होगी इसके अंदर, जो भी बंदे ने कुछ मोटर स्किल्स सीखी हुई हैं, लर्न मोटर स्किल्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, उनका लॉस हो जाएगा, ठीक है, मोटर स्किल्स का लॉस हो गया, लैंग्वेज हो गया उसका। उसके बाद उसके बिहेवियर, पर्सनैलिटी में तो चेंजेस आपको दिखेंगे ही। इसके अलावा पेशेंट म्यूट हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, एंड उसके अंदर इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ दिस इज़ न्यूमोनिया, एस्पिरेशनल न्यूमोनिया, ठीक है। उसके बाद
कुछ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी देखने को मिलते हैं, बट वो अर्ली डिजीज़ में इतना नहीं देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्जाइमर। मैंने हर तरीके से आपको बताया, हर जगह से लेके। इसके बाद कुछ मैं आपको फाइंडिंग्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले न्यूरोटिक प्लेक्स हो गया। मैंने क्या बताया था कि सेंटर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सेंटर में अमाइलॉइड होएगा एंड साइड साइड में अपने न्यूरोटिक वो जो न्यूराइड्स हैं वो डिस्ट्रोफिक न्यूराइड्स देखने को मिलेंगे एंड सेंटर में हमारा अमाइलॉइड होएगा। जो सेकंड पिक्चर है आपकी वो है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। ये फ्लेम लाइक होते हैं, ये आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे। ओके, और ये मैंने बताया था बेल शोवर्स की सिल्वर स्टेन होता है, इसमें आपको ब्लैक कलर का दिखेगा ये वाला पार्ट, स्पर्म की जैसा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपना ग्रैनुलो वैक्यूलर डिजनरेशन। ये वैक्यूल है, ठीक है, ये न्यूरॉन है यहाँ पे, इसके अंदर ये वैक्यूल है, वैक्यूल के अंदर आपको ग्रैनुल्स दिखेंगे। ओके, एंड देन नेक्स्ट आएगा अपना हिरानो बॉडीज़। इसके अंदर क्या होता है, इओसिनोफिलिक एक्सक्लूजन होता है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ओके, सो थैंक यू।